हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और हम कवर कर रहे थे क्लास 8 की ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 4 हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था जिसका नाम है इंडस्ट्रीज़। तो हमने देखा था इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। इंडस्ट्रीज एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर हम रॉ मटेरियल देते हैं और वही रॉ मटेरियल प्रोसेस होने के बाद फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी बताया था। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पर रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। ये काम जहाँ पर किया जाता है, जिस जगह पर किया जाता है, उसी जगह को हम बोलते हैं इंडस्ट्रीज़। और इंडस्ट्री जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है। कैसी एक्टिविटीज़ है? सेकेंडरी एक्टिविटीज़। और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है और फिनिश प्रोडक्ट की जो वैल्यू है रॉ मटेरियल से ज़्यादा होती है, राइट। फिर हमने इसके बाद इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन देखा था। रॉ मटेरियल के आधार पर हमने देखा था इंडस्ट्रीज जो होती हैं एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मेरीन बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड। ये 4 तरह का क्लासिफिकेशन हमने देखा था रॉ मटेरियल के आधार पर कि इंडस्ट्रीज को जो रॉ मटेरियल आ रहा है कहाँ से आ रहा है। एग्रीकल्चर से आ रहा है तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल से आ रहा है तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ओशन से आ रहा है तो मेरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज और फॉरेस्ट से आ रहा है तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। फिर हमने देखा था साइज के आधार पर इंडस्ट्रीज। साइज के आधार पर इंडस्ट्री स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल के अंदर ही हमने देखा था कॉटेज इंडस्ट्रीज आती हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज आती हैं। फिर हमने देखी थी इंडस्ट्रीज ओनरशिप के आधार पर। प्राइवेट व्यक्ति कोई मालिक है तो उसको प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं, सरकार मालिक है तो उसको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर चला रहे हैं तो उसको जॉइंट सेक्टर बोलते हैं, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाले वर्कर सब मिलकर चला रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। तो ऐसे करके हमने ओनरशिप के आधार पर भी 4 प्रकार की इंडस्ट्रीज को देखा था। तो यहाँ तक हमने कल टॉपिक कवर कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है तो इंडस्ट्री लगाने का पर्पज़ क्या होता है? कोई भी व्यक्ति अगर कोई इंडस्ट्री लगा रहा है तो उसका पर्पज़ होता है कि यार प्रॉफिट कमाया जाए। प्रॉफिट वो भी कैसा? मैक्सिमम। हर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है कि उसको प्रॉफिट कैसा मिले? मैक्सिमम। अब प्रॉफिट को मैक्सिमम रखने के लिए वो व्यक्ति कई सारे फैक्टर्स पर ध्यान देता है, कई सारी चीज़ों पर ध्यान देता है। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 वो देखेगा मार्केट। कोई भी व्यक्ति इंडस्ट्री वहाँ लगाएगा जहाँ पर उस प्रोडक्ट की डिमांड है। तो मार्केट जो है बिल्कुल नियर होना चाहिए, नियर बाई होना चाहिए। इंडस्ट्री लगाते समय हम ध्यान रखते हैं कि मार्केट बहुत नियर बाई हो। जैसे मान लो ये प्यारा हमारा भारत है, ठीक है। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड है साउथ इंडिया में, आप नॉर्थ इंडिया में इंडस्ट्री लगा रहे हो तो फिर आपको कुछ बचने वाला नहीं है, तो आपको इंडस्ट्री साउथ में ही लगानी पड़ेगी। दूसरा फैक्टर होता है रॉ मटेरियल। हर इंडस्ट्री को आपको पता है रॉ मटेरियल चाहिए, तो इंडस्ट्री वहाँ लगाई जाती हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है। ज़्यादातर केसेस में यही देखा गया है, जहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं। तीसरा देखा जाता है लेबर सप्लाई। इंडस्ट्रीज वहाँ लगाई जाती है जहाँ पर लेबर सप्लाई पर्याप्त अवेलेबल हो, क्योंकि इंडस्ट्री को चलाने के लिए नो डाउट लेबर चाहिए। फिर आता है आपका पावर, बिजली। इंडस्ट्री वहाँ लगाई जाती है जहाँ पावर अच्छी अवेलेबल हो। फिर देखा जाता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इंडस्ट्री लगाने के लिए हमें ये भी इंपॉर्टेंट है यार कि ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाती हैं। फिर है आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़। कई बार आपने देखा होगा गवर्नमेंट की पॉलिसीज इतनी बेकार होती हैं कि लोग वहाँ पे उस देश में इंडस्ट्री लगाना पसंद नहीं करते। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी होती हैं, गवर्नमेंट इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, तो लोग वहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा लगाते हैं, ये भी देखने को मिलता है। तो ये हो गए हमारे मेन फैक्टर्स, ठीक है। और हम कह सकते हैं वाटर अवेलेबिलिटी। अब ये तो छोटे मोटे फैक्टर हो जाएंगे, नो डाउट वाटर भी चाहिए, है ना। हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए। जहाँ पर इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वहाँ पर रोड अच्छे होने चाहिए, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर बैंकिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें इंडस्ट्री को रन करने के लिए। तो ये फैक्टर्स हैं। अब देखते हैं बुक में क्या दे रखा है बॉस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितनी सारी चीज़ें दे रखी हैं कि एक इंडस्ट्री आप लगा रहे हो तो इंडस्ट्री लगाते समय हम किन किन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। नंबर 1 मार्केट पर ध्यान देते हैं। कैपिटल, नो डाउट यार, पैसा तो चाहिए यार, पैसा होगा तो ही मतलब इंडस्ट्री लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते। लेबर, रॉ मटेरियल, पावर, लैंड, ट्रांसपोर्ट, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। तब फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। ये कुछ फैक्टर हो गए। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि कौन कौन से फैक्टर है जो इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं, तो आप इन सब के नाम लिख सकते हो बॉस, है ना। इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वेयर सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल। अब ऐसा नहीं है देखो यार कि सारे फैक्टर एक जगह पर अवेलेबल हो, कुछ एक दो ना हो तो चल जाएगा, पर मोस्टली होने चाहिए। समटाइम गवर्नमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव्स लाइक सब्सिडाइज पावर, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट इंडस्ट्रीज में बी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरियाज। तो कई बार सरकार ऐसा भी करती है, सरकार कहती है कि जैसे मान लो भारत है हमारा, है ना, तो भारत में कुछ रीजन ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं।
अगर सरकार कहती है अगर आप पिछड़े हुए रीजन में आप फैक्ट्री लगा रहे हो तो हम आपको सब्सिडाइज मतलब छूट, आपको बिजली नॉर्मली हम किसी को 10 रुपये की दे रहे हैं, आपको हम 5 रुपये की देंगे। ये होता है सब्सिडाइज, मतलब सब्सिडी का सिस्टम सरकार पे करती है ना। लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम लेती है सरकार, वहाँ पे फैसिलिटी जो बेसिक फैसिलिटी जो प्रोवाइड कराती है। तो कुल मिला के बात ये कि सरकार भी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है, क्योंकि सिंपल बात है यार, इंडस्ट्रीज लगेंगी, आपको सीधा सीधा मैं बताता हूँ, इंडस्ट्रीज लगेंगे तो नो डाउट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो भाई पॉवर्टी कम होगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो लोगों के पास मनी आएगा, मनी आएगा तो लोग मार्केट में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्ट्स की, कई सारी चीज़ों की, तो इकोनॉमी रन कर जाएगी। तो इंडस्ट्री लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी देश की ग्रोथ के लिए, किसी भी टाउन की ग्रोथ के लिए, किसी भी शहर के ग्रोथ के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री से बहुत तरह की जॉब्स क्रिएट होती हैं। इंडस्ट्री से बैंकिंग सेक्टर ग्रो करता है, इंडस्ट्री लगाने से आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर ग्रो करता है, इंडस्ट्री लगाने से आपका हाउसिंग सेक्टर ग्रो करता है, घर वर जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, इंडस्ट्री लगाने से मार्केट ग्रो करता है, इंडस्ट्री लगाने से आपका एजुकेशन सिस्टम भी ढंग से ग्रो करता है, इंडस्ट्री लगाने से आपका मतलब और क्या कह सकते हैं, हमारा जो लैंड है वो रियल एस्टेट वाला बिजनेस वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। तो बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्री पर सीधी सीधी डिपेंड है। अगला टॉपिक है बॉस इंडस्ट्रियल सिस्टम। क्या मतलब यार इंडस्ट्रियल सिस्टम का? ठीक है, इंडस्ट्रियल सिस्टम मतलब सिंपल यार, जैसे कंप्यूटर में नहीं देखा आपने कि भाई ये इंडस्ट्री हो गई, एक सेकेंड, ये मान लो हमारी इंडस्ट्री हो गई, ठीक है बॉस, इंडस्ट्री यहाँ लिख देते हैं, ये हो गई अपनी इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में क्या क्या होता है भाई? नंबर 1 हम उसको देते हैं रॉ मटेरियल, क्या देते हैं? रॉ मटेरियल। फिर उसकी क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद उससे हमें क्या मिलता है? फिनिश्ड गुड्स मिलते हैं, फिनिश्ड गुड्स मिलते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम का मतलब क्या है? देखो बॉस, इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेसेस एंड आउटपुट, ठीक है। रॉ मटेरियल क्या है बताओ यहाँ पर? रॉ मटेरियल हो जाएगा आपका इनपुट, जो चीज़ आप दे रहे हो। फिनिश प्रोडक्ट क्या है? ये आपका हो जाएगा आउटपुट, और बीच में क्या होगी? प्रोसेसिंग। अब फॉर एग्जांपल मान लो ये सपोज करो ये इंडस्ट्री है आपकी, शुगर इंडस्ट्री है बॉस। कौन सी इंडस्ट्री है? शुगर इंडस्ट्री है, ठीक है। तो शुगर इंडस्ट्री का मतलब है इसको आप रॉ मटेरियल के रूप में क्या दोगे बताओ? शुगर केन। क्या दोगे? शुगर केन। तो शुगर केन क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल इनपुट हो जाएगा, इसकी प्रोसेसिंग होगी, इसको निचोड़ा जाएगा, और इससे हम क्या बना रहे हैं? शुगर बना रहे हैं। तो शुगर क्या हो जाएगा? फिनिश्ड गुड्स, इसको हम आउटपुट बोलेंगे। तो किसी भी इंडस्ट्रियल सिस्टम में 3 चीज़ें होंगी, नंबर 1 इनपुट होगा, नंबर 2 प्रोसेसेस होंगे, और नंबर 3 आउटपुट होगा। इनपुट आर द रॉ मटेरियल। इनपुट क्या होते हैं? इनपुट के रूप में ध्यान रखना, इनपुट में नंबर 1 रॉ मटेरियल, क्या क्या आ जाता है? इनपुट में रॉ मटेरियल आ जाता है, इनपुट में लेबर आ जाती है, इनपुट में आपका लैंड की कॉस्ट आ जाएगी, ज़मीन जो आप जहाँ पे इंडस्ट्री रन कर रहे हो, इनपुट में आपका ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आ जाएगी, इनपुट में आपकी बिजली की कॉस्ट आ जाएगी, पावर की कॉस्ट आ जाएगी, इनपुट में आपकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट आ जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंडस्ट्री को रन करने के लिए जो जो चीज़ अवेलेबल है, तो ये हो जाएगा इनपुट। याद रखो, इनपुट में नंबर 1 आपका रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इनपुट में आ जाता है। फिर प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसेस इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। तो प्रोसेस में वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जो रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करती हैं? फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं। आउटपुट होता है वो होता है एंड प्रोडक्ट, एंड इनकम अर्न फ्रॉम इट। आउटपुट जैसे मान लो शुगर बनी, शुगर को बेचा और इससे इनकम कमाते हैं। इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, यहीं पर आप इसको कौन सी इंडस्ट्री ले लो? टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले लो, कपड़ा वाली इंडस्ट्री ले लो। तो इसमें इनपुट क्या हो जाएगा बताओ? इनपुट नो डाउट कॉटन हो जाएगा, मतलब सॉरी इनपुट कॉटन नहीं, हाँ कॉटन हो जाएगा, है ना। इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इनपुट में भी कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट से इनपुट हो जाएगा। फिर प्रोसेसिंग में क्या होगा? उसकी गिनिंग, स्पाइनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, ये सारे आपके प्रोसेसेस होंगे। और आउटपुट में एक शर्ट निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी? शर्ट, जिसको आप पहनते हो। तो ये हो गया इंडस्ट्रियल सिस्टम। तो कुल मिला के बात ये है भाई साहब, इंडस्ट्रियल सिस्टम कुछ नहीं है, 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है इंडस्ट्रियल सिस्टम। एक होता है तुम्हारा प्रोसेसेस होते हैं एक में बहुत सारे, एक में आपका इनपुट आ जाएगा और एक में आपका आउटपुट आ जाएगा। इन तीनों चीज़ों को मिला के हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम। अगला टॉपिक है इंडस्ट्रियल रीजन्स। दुनिया में यार कहाँ कहाँ पर इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं बॉस? कौन कौन सी जगह पर इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं? इंडस्ट्रियल रीजन्स इमर्ज व्हेन ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर बेनिफिट ऑफ देयर क्लोजनेस। इंडस्ट्रियल रीजन्स जब डेवलप होते हैं जब कई सारी इंडस्ट्रीज एक जगह पे एक दूसरे के आसपास लोकेटेड होती हैं और एक इंडस्ट्री का दूसरी इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुँचता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लो हीरो कंपनी का प्लांट है, हीरो की बाइक बन रही है। अब हीरो कंपनी को भाई साहब टायर भी चाहिए, तो एक कंपनी ने यहाँ पे
टायर बनाना स्टार्ट कर दिया। क्या बनाना स्टार्ट कर दिया? टायर। जैसे मान लो अपोलो के टायर बन गए, अपोलो के टायर बना दिए, सीएट के टायर बना दिए, एमआरएफ के टायर बना दिए। दूसरी इंडस्ट्री ने मान लो यहाँ गियर बनाने की इंडस्ट्री डाली, तीसरी ने यहाँ पे लाइट बनाने की इंडस्ट्री डाली, चौथी इंडस्ट्री ने यहाँ पे कवर बनाने की इंडस्ट्री डाली, पांचवी इंडस्ट्री ने बल्ब बनाने की इंडस्ट्री डाल दी, छठी इंडस्ट्री यहाँ पर एक जो नट बोल्ट बनाने वाली। तो मतलब ये पूरा क्या कहलाएगा? एक इंडस्ट्रियल रीजन कहलाएगा, जहाँ पर एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री से अटैच है, एक दूसरे का आपस में एक दूसरे को फायदा हो रहा है। इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, इन वर्ल्ड में कौन कौन से हैं इंडस्ट्रियल रीजन? तो वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल रीजन देखते हैं। नंबर 1 यहाँ पे दे रखा है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। देखो ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है, ये वाला रीजन हो जाएगा ईस्टर्न वाला रीजन, तो इसको हम बोलेंगे ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। एक तो नॉर्थ अमेरिका का जो ईस्ट वाला हिस्सा है ये वाला। वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ये यूरोप है, तो यूरोप का ये सेंटर वाला हिस्सा हो जाएगा, और वेस्टर्न मतलब ये वाला हिस्सा हो जाएगा, ये यूरोप का हिस्सा हो जाएगा। ये भी इंडस्ट्रियल रीजन है, ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा हो जाएगा। फिर इसके अलावा ईस्टर्न एशिया, एशिया का ईस्ट वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा? ईस्टर्न एशिया हो जाएगा, जहाँ पर आपका चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, नॉर्थ कोरिया तो छोड़ो पर साउथ कोरिया, जापान इसमें नो डाउट आते हैं। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट एरिया, ज़्यादातर इंडस्ट्रियल रीजन जो है टेम्परेट एरिया में है, समुद्र के पोर्ट्स के पास हैं और कोल फील्ड्स के पास हैं। सिंपल सी बात है यार, है ना। इंडिया है सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स, इंडिया में भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन पाए जाते हैं, जैसे मुंबई पुणे क्लस्टर, मुंबई और पुणे के बीच में बहुत सारी इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं जिसको मुंबई पुणे क्लस्टर बोलते हैं। बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन जो बंगाल के आसपास है, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन गुजरात में है, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट झारखंड के आसपास, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट ये आंध्र प्रदेश में है, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन अपने दिल्ली के आसपास है, कोल्लम तिरुवनंतपुरम ये आपका केरला में है, राइट। ये इंडस्ट्रियल रीजन इंडिया के हैं। देखो एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी हुई थी 1984 में। 1984 में आपने सुना होगा भोपाल नाम के शहर में, भोपाल आपको पता है मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड। कंपनी का नाम क्या है? यूनियन कार्बाइड नाम की अमेरिकन कंपनी थी, और इस कंपनी में गैस लीक हो जाती है। उस गैस का नाम था MIC गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये गैस लीक हो जाती है जिसकी वजह से हजारों लोगों की जान चली जाती है। इस घटना को बोलते हैं भोपाल गैस ट्रेजिडी। क्या बोलते हैं बॉस इसको? इसको बोलते हैं भोपाल गैस ट्रेजिडी। इसकी मूवी भी आई है, आप मूवी देखें, मज़ा आएगा आपको ना, और देखने को मिलेगा यार कितनी बुरी घटना हुई थी और कितनी ज़्यादा लोगों की जान गई थी। मज़ा तो खैर क्या यार, मतलब एक कहानी समझ में आएगी कि इंडस्ट्रियल रीजन में अगर थोड़ा सा सेफ्टी को हम इग्नोर करते हैं तो कितनी बड़ी घटना हो सकती है, राइट। मतलब सीखने को मिलेगा, आई मीन, है ना। तो इन इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट एंड डिजास्टर्स मेनली अकर ड्यू टू टेक्निकल फेलियर और इररेस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस मटेरियल। इंडस्ट्रीज में जो एक्सीडेंट होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, वो इस वजह से होती हैं या तो कोई टेक्निकल फेलियर हो जाए मशीन में, या फिर हम कोई जो खतरनाक मटेरियल है, हैजार्डस मटेरियल मतलब खतरनाक मटेरियल है, उसको इररेस्पॉन्सिबली हैंडलिंग करें, बिना जिम्मेदारी के हैंडलिंग करें, ध्यान ना दें। तो एक ऐसा एक्सीडेंट देखने को मिलता है, एक ऐसी इंडस्ट्रियल डिजास्टर देखने को मिलती है भोपाल में। 3 दिसंबर 1984 की बात है भाई साहब, 3 दिसंबर 1984 भोपाल की घटना होती है ना। रात के मतलब 12 बज गए थे उस समय। एक टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट यहाँ पे देखने को मिलता है, और एक बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड हाइड्रोजन साइनाइड के साथ और रिएक्शन कर लेती है बाकी चीज़ों के साथ, और फिर इसके प्रोडक्ट बाहर निकल के आते हैं। और ये एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री हुआ करती थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड। ऐसा बताते हैं इस गैस के लीक होने की वजह से जहरीली गैस जब आसपास के एरिया में फैल जाती है तो 3,598 लोगों की डेथ यहाँ पे हो जाती है 1989 तक, ठीक है। थाउजेंड्स हु सर्वाइव्ड स्टिल सफर फ्रॉम वन और मेनी एलिमेंट्स लाइक ब्लाइंडनेस, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर। जो आज बच गए उनकी बहुत सारी समस्याएं, जैसे अंधे हो गए हैं, उनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है, पेट की बीमारियां हो गई हैं, बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। ऐसे ही एक इंसिडेंट और होता है 2005 में, 23 दिसंबर 2005 में होता है। एक गैस वेल उठा, उसमें आग लग जाती है। कहाँ पर? गाँव कियो चोंगगिंग चाइना में। इसमें 243 लोग मारे जाते हैं, 9,000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं, और 64,000 लोगों को यहाँ से एवैक्यूएट किया गया था, मतलब बाहर निकाला गया था। मैनी पीपल डाइड बिकॉज दे वर अनेबल टू रन आफ्टर द एक्सप्लोजन। कई सारे लोग तो बेचारे इसलिए मर जाते हैं, वो भाग ही नहीं पाते हैं। दो यू कुड नॉट एस्केप इन द टाइम सफर्ड बर्न्स। और जो लोग बेचारे टाइम पर नहीं निकल पाए तो वो जल जाते हैं, किसी की आँख जल जाती है, किसी की स्किन जल जाती है, लंग्स खराब हो जाते हैं गैस की वजह से, ये सारी चीज़ें। तो यार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट सच इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। तो यहाँ पर कुछ तरीके बता रखें कि ऐसी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट को हम बचा सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो 5 तरीके बता रखे हैं।
पहला, आप यार जो भी इंडस्ट्री लगा रहे हो उसको आपका जो लोग रह रहे हैं वहाँ से दूर रखो यार। रेजिडेंशियल एरिया, मान लो यहाँ पे जनता रहती है तो इंडस्ट्री को यार जनता के पास क्यों लगा रहे हो, इंडस्ट्री को दूर लगाओ। दूर लगाओगे, अगर कोई घटना होगी तो लोग जा तो सकते हैं, बच तो सकते हैं। अगर कतई पास में इंडस्ट्री होती है तो उससे नुकसान ज़्यादा होता है। तो पहला ये है कि डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया जो है इनको सेपरेट रखना चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया से। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि इंडस्ट्रियल एरिया हमेशा जो लोग रह रहे हैं उनसे दूर होने चाहिए, ताकि कोई घटना होती है तो लोग सेफ रहें। ठीक है। People staying in the vicinity of industry should be aware of storage of toxins and hazardous substances and their possible effects in case of if accident। अगर मान लो, चलो ठीक है, आपको ये भी पता है भले इंडस्ट्री हमने यहाँ लगाई है, लोग यहाँ रह रहे हैं, पर समय के साथ लोग बढ़ते जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता, इंडस्ट्री और उनके बीच में गैप बहुत कम हो जाता है। तो जो लोग इंडस्ट्री के आसपास रह रहे हैं, विसिनिटी मतलब क्लोजनेस, जो लोग इंडस्ट्री के पास रह रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि मेरे पास जो इंडस्ट्री है इसमें कौन कौन से जहरीले और खतरनाक पदार्थ हैं, और अगर वो लीक हो जाते हैं, अगर कोई घटना होती है तो मुझे कैसे बचना है। तो लोगों को अवेयर करना चाहिए। पहला तो दूर रखना चाहिए इंडस्ट्रीज को रेजिडेंशियल एरिया से। अगर मान लो आप पास में रह रहे हो तो उसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए। फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड। जो आग लगने का सिस्टम है और आपको आग लग गई है तो वार्निंग देने का सिस्टम है, ये अच्छा होना चाहिए ताकि जो डैमेज है उसको कम से कम किया जा सके। ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी है टॉक्सिक सब्सटेंसेस की लिमिटेड होनी चाहिए। आपके पास कैपेसिटी है मान लो 100 kg रखने की, मगर उसमें आप रख रहे हो 200 kg 150 kg, तो यार ये गलत है ना। तो लिमिटेड होनी चाहिए। लिमिटेड अमाउंट में मतलब ये जहरीले पदार्थ हैं, लिमिटेड अमाउंट में ये डेंजरस सब्सटेंसेस हैं, इनको स्टोर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इनका स्टोरेज नहीं करना चाहिए ताकि इन केस अगर कोई घटना होती है तो नुकसान कम हो। साथ के साथ में पॉल्यूशन डिस्पर्सन क्वालिटीज इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव्ड। अगर आप इंडस्ट्री लगा भी रहो तो जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपने इंडस्ट्री लगा दी, आप पानी को पोल्यूट कर रहे हो, हवा को पोल्यूट कर रहे हो, सॉइल को पोल्यूट कर रहे हो, तो पॉल्यूशन कम से कम हो। तो ये हम स्टेप्स ले सकते हैं इंडस्ट्रीज में जो रिस्क है उसको कम करने के लिए। तो ये हो गया रिस्क रिडक्शन मेजर्स। रिस्क को कम करने के तरीके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, हमने 5 तरीके यहाँ पे देख लिए हैं बॉस। ठीक है। अगला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। इस वाले टॉपिक को मैं चाहता हूँ अलग से डील करूँगा। एक वीडियो और आएगा, उस वीडियो के बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।